नमस्कार साथियों, एडो एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आजीविका के अंतर्गत हमारा जो क्लास चल रहा था उसमें हम देखने वाले हैं वर्ष 2023-24 है ना, जो नया डाटा है उसमें जो कृषि उत्पादक राज्य हैं उनका जो क्रम है आज हम वो देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे चावल उत्पादन में जो तेलंगाना है, तेलंगाना पहले ही स्थान पर है। तो तेलंगाना आप याद रखेंगे कि जो चावल उत्पादन है, चावल उत्पादन में आपका तेलंगाना प्रथम नंबर पर है। अगर हम गेहूं उत्पादन के देखें, अगर उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन, चावल उत्पादन, गन्ना उत्पादन, आलू जैसे कई जो खाद्य है वो उनका उत्पादन कर रहे हैं और सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ना। उसके बाद हम देखते हैं चावल उत्पादन के लिए। तो चावल उत्पादन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो चावल का योगदान है ना, जो चावल जो देश में कुल उत्पादन हुआ है उसका टोटल 11% ये पश्चिम बंगाल के द्वारा उत्पादन किया गया। और अगर हम बात करें चावल उत्पादन में पंजाब का जो क्रम है, पंजाब का क्रम चौथा है। तो इसको आप याद रखें, पंजाब 5 नदियों के संगम से बना है मान के चलिए, तो उसको आप याद रखेंगे कि इसका 5 नदी है तो इसका क्रम चौथा नंबर है ना। उड़ीसा उड़ीसा का नंबर 5वां नंबर है। अगर चावल उत्पादन में उड़ीसा का स्थान 5वां नंबर है। अगर देश की कुल बात करें तो जो चावल उत्पादन है उसमें जो क्रम है उड़ीसा का वो 5वां नंबर का है। उसके बाद हम डाटा कंपेयर कर लेते हैं। जो वर्ष 2023-24 में भारत के खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,322 लाख टन रहा, जो कि पिछले साल जो पिछले वर्ष जो हुआ था आपका 22-23 में वो आपका था 3,296, जो कि इस साल जो 26.11 है ना, जो लाख टन ज्यादा हुआ है ना। तो यहाँ देखेंगे गेहूं और चावल के बम्पर उत्पादन की वजह से यह रिकॉर्ड बना, यानी कि जो गेहूं और चावल का जो उत्पादन हुआ है तो ये जो रिकॉर्ड है वो जो खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, टोटल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड ये इस साल 26 लाख टन जो है ना, 26 लाख टन उत्पादन बढ़ा हुआ है ना। अगर हम केवल चावल उत्पादन की अगर बात करें है ना, चावल उत्पादन की बात करें तो भारत के प्रमुख जो 11 राज्य है कृषि मंत्रालय की ओर से जो जारी हुआ है, जो वर्ष 2023-24 में जो गेहूं का उत्पादन है वो आपका 1,132 लाख टन है ना। जो गेहूं का उत्पादन है वो 1 लाख इतने टन है और चावल का उत्पादन है ना ये इतना टन रहा है। वर्ष 2023-24 में चावल का उत्पादन के मामले में तेलंगाना पहले नंबर पर है। तेलंगाना आप याद रखेंगे पहले नंबर पर है। एक तरफ है आपका राज्य, दूसरी तरफ है लाख टन डाटा, यानी कि जो चावल उत्पादन हुआ है वो मीट्रिक लाख टन कितना है। तो यहाँ देखेंगे तेलंगाना 168.75। दूसरा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 159.9। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 156.87। पंजाब की बात करें तो 143.56 और छत्तीसगढ़ 97.03। तो ये इतना लाख टन का उत्पादन ये इन राज्यों से हुआ है। बाकी अगर टोटल राज्य की बात करें तो टोटल राज्य में आप सबका काउंट करेंगे, टोटल आपका जो उत्पादन हुआ वो निकल जाएगा। तेलंगाना तेलंगाना में सबसे सर्वाधिक 12.5% हुआ है, वो तेलंगाना का योगदान दिया। तेलंगाना में चावल की खेती के लिए कृषि के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाए, यहाँ की फसल विविधीकरण और नई नीतियों पर ध्यान दिया गया। इतना याद नहीं रखेंगे, केवल जो यहाँ का डाटा है वो याद रखेंगे कि तेलंगाना का सर्वाधिक रहा है और टोटल कुल देश में जितना उत्पादन हुआ है उसका 12.5 चावल है ना, जो 12.5 है वो तेलंगाना ने योगदान दिया। पंजाब का क्रम हमने बताया था कि पंजाब का क्रम चावल उत्पादन में देश में चौथे नंबर पर रहा है ना। और पंजाब में जो बासमती चावल होता है ना, जो बासमती चावल होता है वो उसका उत्पादन पंजाब में होता है और चावल की खेती के लिए 100 मिलीमीटर से ज्यादा या और उससे ज्यादा बारिश की जो डिग्री सेल्सियस है, जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान होना चाहिए। आपको पता है कि पंजाब में गर्मी अधिक पड़ती है, तो पंजाब के लिए 100 मिलीमीटर पानी होना चाहिए यानी कि चावल की खेती के लिए, और डिग्री सेल्सियस जो आपका 25 से ज्यादा होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं गेहूं उत्पादन की है ना, तो गेहूं उत्पादन के लिए जो नया डाटा है ना, वर्ष 2023-24 का जो नया डाटा है, तो अगर हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो गेहूं उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश गेहूं के लिए जाना जाता है। देश के कुल गेहूं उत्पादन का करीब 32%
कुल 32% हिस्सा उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, इसका 19% है। पंजाब की बात करें तो ये 15% है ना। तो आपको इस जैसे गेहूं उत्पादन का क्रम हमको याद करने के लिए हम देख लेंगे, इसका फर्स्ट डे लेते हैं यूएमपी। तो जिस प्रकार आईएमपी होता है, आईएमपी है, तो उसी प्रकार आप यूएमपी याद रख लेंगे। यूएमपी से आईएमपी जिस प्रकार हम याद रखते हैं उसी प्रकार आप गेहूं के लिए यूएमपी याद रख लेंगे। यूएमपी याद रखते हैं तो आपको जो ये क्रम है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर जो पंजाब है गेहूं उत्पादन के लिए। प्रतिशत आप याद रख लेंगे 32%, 19% और 15%। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कोड के माध्यम से बन सकता है। एक प्रश्न आपका यह बन सकता है कि जो गेहूं उत्पादन का क्रम आप जब आइए, दूसरा आपका बन सकता है परसेंट के लिए बन सकता है, और तीसरा आपका जो कोड के रूप में बन सकता है, ये डाटा अलग अलग दे दिया जाएगा, आप कोड सही कोड मिलान करना होगा। तो यहां से 3 प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है ना। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा चौथे नंबर पर है और यहाँ का परसेंट 11 है। दुनिया के जैसे दुनिया में गेहूं उत्पादन के मामले में भारत का जो क्रम है, ये भी आप याद रखेंगे कि गेहूं उत्पादन में भारत का क्रम दुनिया में चौथा नंबर है। पहले स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर चीन है ना। तो ये क्रम भी आप याद रखेंगे। तो गेहूं उत्पादन के लिए जो टोटल है भारत में, यूएमपी याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व में। तो विश्व में भारत जो गेहूं उत्पादन करने वाला है वो चौथे नंबर पर भारत आएगा। पहले नंबर पर आपका रूस, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर आपका चीन है। उसके बाद हम बात करते हैं बाजरे की, है ना। तो बाजरे का जो नया डाटा है वो छोटे बाउल उत्पादन मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा, मध्य स्थान पहले नंबर पर रहा। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे छोटे बाजरे का उत्पादन, है ना। एक होता है जो छोटा बाजरा, तो छोटे बाजरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले रहा। वही बाजरे के अगर उत्पादन की बात करें, है ना, वही बाजरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर रहा। यानी कि बाजरे की जो किस्म होती है, एक जैसे मान लीजिए छोटा बाजरा है या बड़ा बाजरा है या एक जो नॉर्मल बाजरा है, तो जो छोटे बाजरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर रहा। और अगर टोटल बाजरे के उत्पादन की बात करें तो ये चौथे नंबर पर रहा। भारत में बाजरे का उत्पादन दुनिया के कुल उत्पादन का 38.4%। तो आप यहां से याद रख लेंगे कि भारत में बाजरे का उत्पादन दुनिया के कुल उत्पादन का 38.4% होता है, या 4% हिस्सा है ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सोयाबीन की, है ना। सोयाबीन उत्पादन को देखते हैं। साल 2023-24 में जो सोयाबीन का नया डाटा है ना, तो वो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर रहा है ना। तो सोयाबीन के लिए आप याद रख लेंगे कि मध्य प्रदेश पर रहा है। उसके बाद जो हमारा 3 राज्य है उनका डाटा देख लेते हैं। यहाँ से उत्पादन देख लेते हैं। उत्पादन रहेगा मिलियन टन और देश में योगदान रहेगा दूसरे तरफ। तो मध्य प्रदेश से 5.47 लाख मिलियन टन का उत्पादन हुआ, जो देश में कुल 41.92% रहा। दूसरे नंबर पर आपका रहा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आपका 5.23 मिलियन टन का उत्पादन हुआ, जो कुल 40.01% रहा, है ना। राजस्थान की बात करें तो 1.17 लाख मिलियन टन, है ना, मिलियन टन हुआ, जो परसेंट रहा है 8.96%। तो ये आप याद रखेंगे तीनों, है ना। तो इसको अब याद रखने के लिए बाजरा से याद रखेंगे MMR, है ना, MMR जैसे ट्रिपल R था तो MMR बाजरा, MMR बाजरा, MMR बाजरा। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रख लेंगे MMR बाजरा, सॉरी सोयाबीन, MMRS, है ना, MMRS ये सोयाबीन के लिए रहेगा, बाजरा के लिए नहीं रहेगा, सोयाबीन के लिए रहेगा। तो सोयाबीन MMR, है ना, सोयाबीन MMR। तो यहां से याद रख लेंगे। और ये क्वेश्चन में भी इसमें 3 प्रकार से प्रश्न बन सकता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय नंबर पर क्रम कौन सा रहा है। दूसरा देख सकते हैं कि लाख जो उत्पादन हुआ उसका हो सकता है। तीसरा आपका देश में योगदान क्या रहा, ये परसेंट हो सकता है। उसके पश्चात आपको तीनों एक साथ दे दिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में कितना परसेंट हुआ है या कितने लाख उत्पादन हुआ है जो कुल योगदान का। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, है ना। मूंगफली के लिए देखें तो सबसे ज्यादा गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। तो ये 3 बस याद रख लेंगे, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मक्का के लिए देखें तो कर्नाटक,
मध्य प्रदेश, बिहार, ये तीन याद रखेंगे, है ना। उसके बाद आप कपास का याद रखेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र भारत में अग्रणी कपास उत्पादक राज्य हैं, दो जो देश की कुल उत्पादन में सामूहिक रूप से 50% से अधिक का योगदान देते हैं। ये इतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इसका जो एक्चुअल डाटा है वो अवेलेबल नहीं है, तो ये उतना एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। उसके बाद है आपका नेक्स्ट रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन जो आपका एक उद्योग है, रेशम कीट पालन किस प्रकार से होता है? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर, यहां से याद रख लेंगे, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन हेतु जो शहतूत की खेती है, शहतूत की जो खेती है उसे मोरीकल्चर कहते हैं। शहतूत की जो खेती होती है उसे मोरीकल्चर कहते हैं, यानी कि जो रेशम का कीड़ा जो पालते हैं, कीड़ा पालने को जो सेरीकल्चर कहते हैं, और रेशम कीट पालन हेतु शहतूत की खेती को, जो शहतूत होता है, शहतूत की जो खेती करते हैं उसे मोरीकल्चर कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे भारत में प्रमुख किस्में क्या है। शहतूत है ना, शहतूत, ट्रॉपिकल असर, ओक अटसर, एरी, मूंगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप याद रख लेंगे भारत में कौन कौन सी किस्में होती है। एक शहतूती, ट्रॉपिकल असर, टोक असर, एरी, मूंगा, ये तीन सॉरी 5 जो आपका प्रकार है वो भारत में किस्में पाई जाती हैं। सर्वाधिक रेशम उत्पादक राज्य याद रखेंगे कर्नाटक। सर्वाधिक अगर रेशम उत्पादन की बात करें तो ये आपका कर्नाटक में याद रहेगा, है ना। केंद्रीय रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये आपका मैसूर में है। केंद्रीय रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो ये आपका मैसूर में हो जाएगा। जम्मू कश्मीर केसर उत्पादन में अग्रणी है। यहां से देखेंगे कि जम्मू जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर केसर उत्पादन में अग्रणी है। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारतीय कृषि की विशेषताएं, एक सेकंड। जो भारतीय कृषि है, भारतीय जो कृषि है वो, भारत की जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है, यानी कि केवल ये मानसून पर आधारित है, सिंचाई या इस टाइप का, केवल जो मानसून आधारित कृषि है। खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, यानी कि जो खाने की जो फसलें हैं वो उनकी प्रमुखता है। अधिकांश जनता की निर्भरता, यानी कि जो भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जो कुल आबादी है उसका 55% कृषि पर आधारित है ना। उसके साथ साथ मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कितने लोग जो कृषि पर आधारित है और कितनी जो भूमि है ना, वो आपकी कृषि योग्य भूमि है। तो यहाँ से आप देखेंगे भारत की जो अधिकांश जनता की निर्भरता है, और यहाँ भारत की कुल आबादी का 55% आपका जो उद्योग प्राप्त करता है या जो रोजगार प्राप्त करता है या उनकी आजीविका कृषि पर आधारित है। कृषि जोत का छोटा आकार, यानी कि जो खेत होता है वो विशेषता है कि जो खेत होते हैं वे छोटे छोटे आकार में होते हैं। न्यून कृषि उत्पादकता, कृषि में बेरोजगारी की अधिकता, यानी किसी काम को करने के लिए यदि 2 लोगों की आवश्यकता है या किसी कार्य को कोई एक अकेला व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसी खेती को कराने के लिए हमें 10 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो एक अकेला रोजगार प्राप्त करता उसके स्थान पर जो 10 लोग हैं उनको रोजगार वहां से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर जो उनका जो रोजगार है वो कम हो रहा है। साथ ही इसमें कृषि में बेरोजगारी की भी संभावना अधिक रहती है, क्योंकि कुछ टाइम कहीं खेती करते हैं उसके बाद ये बेरोजगारी की जो अधिकता है वो बढ़ जाती है। कृषि विकास का कम होना, कृषि विकास हो नहीं रहा है। उर्वरक उपभोग, यानी कि जो खेती है वो पूर्ण रूप से उर्वरक पर निर्भर हो गई है। श्रम की अकुशलता, यानी कि आप उसमें नए नए तकनीकों का उपयोग नहीं कर रहे हैं और आलसी हो रहे हैं, तो ये श्रम की अकुशलता। यह था पूंजी साख की कमी, कृषि कार्य जो करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अगर अच्छी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि पूंजी साख की कमी, यानी कि अधिक जो आर्थिक स्थिति है उतना अच्छा नहीं हो पाता है ना। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय कृषि प्रणाली। भारतीय कृषि प्रणाली के हम देखेंगे रेचिंग कृषि, कार्बनिक कृषि, और एक आपका लास्ट रहेगा पारिस्थितिक कृषि है ना। साथ में लास्ट में आपका रहेगा फसल लॉगिंग कृषि। तो ये 4 प्रकार के हम जो कृषि है वो देखने वाले हैं। जैसे हम इतिहास में अगर पढ़ें कि झूम खेती हम देखे होंगे, जियोग्राफी में झूम खेती है, तो उसी प्रकार ये रेचिंग कृषि, कार्बनिक कृषि, पारिस्थितिक कृषि, इस प्रकार का जो कृषि होता है ना। तो यहाँ से बन सकता है कि भारतीय कृषि प्रणाली में कितने प्रकार की कृषि का उपयोग किया जाता है या कितने प्रकार की कृषि की जाती है। तो रेचिंग कृषि देखते हैं सबसे पहले। इस कृषि प्रणाली में प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी आदि को चराया जाता है, यानी कि रेचिंग कृषि के अंतर्गत
जो प्रणाली है ना, प्राकृतिक वनस्पति जो होते हैं घास फूस वगैरह है ना, उन पर बकरी या भेड़ों को चराया जाता है। चराने के पश्चात जो उनसे आमदनी होती है बकरी और भेड़ों से, तो उसी कृषि कृषि है एक प्रकार से, यह भी एक प्रकार से कृषि है, तो उसे हम जो रेचिंग कृषि कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि नाम से ही स्पष्ट है कि कार्बनिक कृषि में है ना, रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कार्बनिक कृषि को करने के लिए पूर्ण रूप से जैविक कृषि होता है, जिसमें केवल जो जैविक खाद है ना, जो जैविक खाद है उनका प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरक है ना, रासायनिक जो कीटनाशकों है उनका प्रयोग नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ साथ लघु स्तरीय कृषि एवं सतत कृषि को कदम बढ़ाना, यानी कि जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है, अधिक रासायनिक पदार्थ यूज करने के कारण जो मृदा की जो क्षमता है, उत्पादन क्षमता, वो कम होने लगती है। तो इसको रोकने के लिए और लगातार खेती करने के लिए आपको कार्बनिक कृषि का उपयोग किया जाता है ना। साथ लघु स्तरीय कृषि व सतत कृषि, यानी कि लगातार कृषि है और मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए लगातार अगर खेती करना है तो उसके लिए आपका कार्बनिक कृषि किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पारिस्थितिक कृषि। पारिस्थितिकी कृषि पारिस्थितिक तंत्र के को बिना हानि पहुंचाए कृषि की जाती है। पारिस्थितिक कृषि से स्पष्ट है कि जो परिस्थिति है या पारिस्थितिक है ना, पारिस्थितिक जो तंत्र है उनको बिना नुकसान पहुंचाए जो खेती किया जाता है उसे हम पारिस्थितिक कृषि कहते हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग की वरीयता दी जाती है। यानी कि इस कृषि भी जो आपका पारिस्थितिक कृषि है वो भी एक प्रकार से जैविक कृषि है, जिसमें आपका रासायनिक जो खादें होती हैं, रासायनिक जो उर्वरक या कीटनाशकें होती हैं उनका प्रयोग ना करके उनके स्थान पर जैविक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग को वरीयता दी जाती है ना। इसका उद्देश्य प्रकृति से उसकी सामर्थ्य तक उत्पादन लेना और पारिस्थितिक गतिविधियों में न्यूनतम हस्तक्षेप करना है। यानी कि पारिस्थितिक जितनी उनकी क्षमता है, जैसे अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो ये जो पारिस्थितिक कृषि है उसका उद्देश्य ये है कि उस भूमि की जितनी क्षमता है, उस भूमि की जितनी क्षमता है वो अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन करे और जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको बिना नुकसान पहुंचाए हम करें। तो इसमें यह है कि उत्पादन जो है वो उनकी जितनी क्षमता होती है वो अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, और जो पारिस्थितिक गतिविधियों में इसमें सुनिक्षेप जो हस्तक्षेप है वो जीरो रहता है, यानी कि कोई किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता। उसके बाद हम आता है फसल लॉगिंग कृषि। फसल लॉगिंग कृषि फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यक जानकारी के लिए पौधा विश्लेषण करना। यानी कि जो फसल लॉगिंग कृषि है उसके लिए जो फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्व जो होते हैं है ना, पोषक तत्व का जानकारी और पौधों के विश्लेषण करना ही आपका फसल लॉगिंग कृषि कहलाता है। फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यक जानकारी के लिए पौधा विश्लेषण करना, यानी कि पौधों के बारे में एक्सपेरिमेंट करना और उसके उत्पादन के लिए किस मात्रा में किस चीज की आवश्यकता है इनका ज्ञात करना ही हमारा फसल लॉगिंग कृषि कहलाता है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा समर्थन मूल्य आएगा नेक्स्ट है ना, जो समर्थन मूल्य है एमएसपी है ना, मिनिमम मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, या जो आपका न्यूनतम मिनिमम है ना, मिनिमम जो सेलिंग प्राइस है, यानी एक निश्चित जो दर है वो आपका किस प्रकार से वर्ष 2024-25 के अनुसार। तो ये जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यानी जो खेती या कृषि को बढ़ावा देने के लिए उनका एक समर्थन मूल्य दिया जाता है ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो और वे खेती करने के लिए प्रेरित हों। तो केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए खरीफ सीजन की 14 फसलें, कुल जो टोटल 14 फसलें हैं उनके एमएसपी में बढ़ोतरी किया है, यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस में बढ़ोतरी किया है ना। जो इस प्रकार से है, जैसे सामान की जो धान की जो सामान्य किस्म है उसके लिए जो 2300 उन्होंने फिक्स किया है, साल की सामान्य धान की सामान्य किस्म के लिए 2300, और ग्रेड ए के लिए 2320 रुपए प्रति क्विंटल है ना, 2300, और इसमें जो ग्रेड ए है उसके लिए 2320 रुपए प्रति क्विंटल। एमएसपी अगर गेहूं की बात करें तो 24-25 आप याद रख लेंगे, 2425 रुपए आपका गेहूं का न्यूनतम जो मूल्य है ना वो आपका 2425 रहेगा।
मूंगफली की बात करें तो 6783 आपका न्यूनतम जो मूल्य है वो प्रति क्विंटल रहेगा। सोयाबीन 4892, उड़द 7400 रुपया, यानी कि प्रति किलो अगर बात करें तो 74 रुपये प्रति किलो जो उसका एमएसपी है। और अगर कुंटल की बात करें तो 7400। मूंग की बात करें तो 8682 आप याद रखेंगे, 8682। सूरजमुखी के जो बीज होता है उसका याद रखेंगे 7280। तो ये डाटा जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से उसका जो एमएसपी होता है वो फूड के रूप में बनाने के लिए दिया जा सकता है। तीली का याद रखेंगे 9267 रुपया। जवार का याद रखेंगे 3421। बाजरा का याद रखेंगे 2625। उसके बाद एक फसल है रागी, रागी का है 4290, यानी कि 4290 रुपए। और मक्का है आपका 2225 रुपए। तो ये जो डाटा है वो आप याद रखेंगे। और ये जो एमएसपी जो दिया जाता है वो बढ़ोतरी यानी कृषि कार्य को करने के लिए बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। सरकार ने एमएसपी का बढ़ोतरी का मकसद किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाना और कृषि क्षेत्र को ज्यादा लाभप्रद बनाना है ना। जो एमएसपी केंद्र सरकार की से तय एक न्यूनतम मूल्य है, और जो ये एमएसपी का निर्धारण वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। एमएसपी बढ़ाने या बढ़ोतरी या एमएसपी निर्णय करने का मेन जो उद्देश्य है वो कृषि कार्य करने वाले किसानों की आजीविका को बढ़ाना और साथ ही उन्हें कृषि कार्य करने के लिए प्रेरित करना। उसके बाद हम देख लेते हैं जो कृषि होता है ना, कृषि से संबंधित या जो फसल से संबंधित जो बीमारी होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। धान की बात करें तो स्मट आपका जो संबंधित फसल है, धान से संबंधित फसल है, और ये रोग हो जाएगा है ना, ये रोग हो जाएगा, ये फसल हो जाएगा। ठीक है, जैसे फसल धान है, धान के लिए जो रोग है स्मट है, और गेहूं के लिए रस्ट है, मूंगफली के लिए के टिक्का बीमारी होता है, और अरहर में उकठा है ना, उकठा, ये रोग से संबंधित जो फसल है। जैसे धान के लिए स्मट आ जाएगा, गेहूं के लिए रस्ट हो जाएगा, मूंगफली के लिए टिक्का, और अरहर के लिए उकठा है ना। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आज के क्लास में हमने देखा कि जो भारत की कृषि है ना, भारत की जो कृषि है वो देखा, और जो नए डाटा हैं उत्पादन के संबंध में हमने देखा। पहला उत्पादन के संबंध में देखा, उसके बाद हमने कृषि के प्रकार देखा, उसके पश्चात हमने नेक्स्ट जो देखा वो आपका जो उनका जो समर्थन मूल्य है या जो एमएसपी है, एमएसपी के बारे में देखा। तत्पश्चात हमने फसल और रोग से संबंधित अध्ययन किया। तो आज का क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो हम कल करते हैं, है ना। तो ये वीडियो देखने के लिए आप एक बार, अगर कुछ भी डाउट अगर आपको यहाँ से आता है तो वीडियो को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा 2K स्पीड के साथ, और ये जो नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कराया जाएगा वो रीड कर लेंगे। वहां से आपका ये पूरा जो थ्योरी है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। जब इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट अपलोड आपको किया जाएगा या आपको दिया जाएगा, या आप ऐप के माध्यम से इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिलाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। जो सीधे प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, जो कोटि स्तर के हैं या सही मिलान करने वाले जो प्रश्न हैं, वो उन सभी प्रश्नों का आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट, उसमें आपको उपलब्ध करा दिया गया है। तो क्लास देखने के बाद नोट्स रीड कर लें, उसके पश्चात आप यहाँ से टॉपिक टेस्ट दिलाएंगे, तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड आपका जो भी डाउट है या जो भी फैक्ट है जो एग्जाम में आए हुए हैं या आने के चांसेस है, वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए एक बार आप सभी का फिर से धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, है ना।